हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ ये बुक डिस्कस करना चाह रहा था, आई लल्ला द पोएम्स ऑफ लाल डेड। शायद इसको लाल डेड बोलते हैं या डेड बोलते हैं, मुझे प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं समझ में आया। तो ये रंजीत होसकोटे जी की ट्रांसलेटेड वर्जन है। ये देखिए, ट्रांसलेटेड फ्रॉम कश्मीरी, और इंट्रोडक्शन और नोट्स रंजीत होसकोटे जी ने दिए हैं। और ये मैं लल्ला बेसिकली, और लल्ला एक कवि थी, आज से कुछ 1000-1200 साल पहले की, शायद उससे भी पुरानी। और इनकी जो पोएम्स हैं, ये कश्मीर पोएट्री का एक तरीके से जेम है, ये एक हीरा है। और ये मेरी कमी है कि भाई मैं कश्मीरी लैंग्वेज नहीं पढ़ पाया, ओरिजिनल में मैं नहीं समझ सकता ये, तो मुझे इंग्लिश ट्रांसलेशन में ही ये बुक मिली। और बट मैं इस बुक के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रंजीत होसकोटे जी जो हैं, वो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये ट्रांसलेशन में बहुत माहिर हैं। अभी इनकी नई रिसेंट बुक भी पब्लिश हुई है, मीर ताकी मीर। तो उसमें उन्होंने मीर ताकी मीर की कुछ शेर या गज़लें जो हैं वो ट्रांसलेट की हैं इंग्लिश में। वो मैंने पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन इस ट्रांसलेशन के बाद मैं श्योर हूँ कि वो बहुत ही अच्छी उन्होंने ट्रांसलेशन की होगी। तो इस बुक का मैं आपको स्ट्रक्चर, ये पेपर बैक है, ये भी पेंगुइन की तरफ से पब्लिश्ड। और ये मुझे क्यों अच्छी लगी, क्योंकि ऐसा वैसे ज़्यादा मज़ा नहीं आता है कि जब पोएम्स खुद बहुत 4-4 पेज 4-4 लाइन की ही हों, और मेजर पोर्शन जो है वो इंट्रोडक्शन और नोट्स में ही चला जाए। लेकिन यहाँ पे मैं जो रंजीत जी हैं उनकी बहुत दाद दूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना बहुत मुश्किल है कि ये कवियाँ, ये जो काव्य हैं, ये आपको समझ में आए, खास करके मुझे। क्योंकि ये देखिए, ये अच्छा, ये 1000 साल पुराना है। पोएम्स ऑफ 14th सेंचुरी कश्मीरी मिस्टिक लाल डेड। तो ये 14th सेंचुरी मतलब 600-700 साल पुरानी है। बहरहाल उसमें भी ये आगे बहुत आर्ग्यू करते हैं कि क्या ये किसी एक लेडी, जो लल्ला उनको प्यार से बोलते हैं, लल्लेश्वरी भी बोला जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा है लल्लेश्वरी, लल्ला योगिनी। तो लाल डेड का मतलब मेरे ख्याल से था लाल दीदी। कश्मीरी में देद को शायद दीदी को शायद देद बोलते हैं, बड़ी सिस्टर को। तो इसमें ये इन्होंने शुरू में पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया है कि कश्मीरी शैविज़म, सूफिज़म, और आप समझ लीजिए थोड़ा वेदांतिक प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व हैं इनकी पोएम में। तो बड़ी मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत हाई लेवल के हैं, लेकिन 4 लाइनों में इन्होंने जो पिरो दिया है, बिल्कुल ऐसा लगता है कबीर के दोहे जैसे। और यही इसमें इन्होंने शुरू में समझाया है कि इनकी पोएट्री कैसे पनपी और किस समय पे। क्योंकि आप सोचिए उस वक्त बड़ा ही हाँ, मैंने पता नहीं 1000 साल कैसे बोल दिया ये, क्योंकि उस वक्त टर्किश इन्वेजन हो रहा था इंडिया में। तो और कश्मीर की हैं ये, सोचिए आप। तो उस वक्त एक लेडी अपना घर बार छोड़ के एक तरीके से सूफ़ी, एक तरीके से योगिनी बन जाती हैं। और तो बहुत ही मुश्किल सफ़र इनका रहा है। इनकी ही कविताओं में इनका दर्द भी लिखा हुआ है कि लोग इन पे कीचड़ उछालते थे जैसे। तो लेकिन ये बहुत ही ब्रेव औरत इनमें आपको दिखेंगी इनकी पोएम्स में, जो है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये लोग चाहे जितना मुझे परेशान कर लें, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं एग्जैक्ट वो पोएम तो शायद ना ढूंढ पाऊँ। हाँ, ये देखिए, जैसे कितनी, ये 127th पोएम, कि मैं ये सब कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट नॉक सेंस इनटू अ फूल। मैं किसी बेवकूफ़ पे, तो ये कह रही हैं कि विजडम जो है अपनी किसी बेवकूफ़ों पे, शुगर किसी ऐस पे, तो ये सब मतलब उनका बड़ा कॉमेडी भी आपको मिल जाएगी। और ये देखिए, इट्स सो मच ईजियर टू स्टडी दैन एक्ट। फिलोसोफाइज़ करना ज़्यादा आसान है अपने अंदर झांकने से। और जितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ लो, लेकिन अपने अंदर झांकना सबसे मुश्किल काम है। ये देखिए, द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर इज़ द वन दैट्स प्लेइंग इन माई हेड। देखिए कितनी मतलब एक
मैं कश्मीरी लैंग्वेज में तो इसका इम्पैक्ट समझ नहीं सकता कि कितने अच्छे से लिखी होगी, बट इन्होंने बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है। वो कहते हैं ना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, की ट्रांसलेशन में कुछ चीज़ें तो खो ही जाएंगी, बट ये इनकी कुछ बहुत अच्छी अच्छी, मैं आपको एक दो बस आपको पोएम्स दिखा देता हूँ कि जिससे कि एक सेकेंड, जैसे ये वाली है कि शिव जो है वो ऑलमोस्ट हर जगह है और ही डजेंट नो हिंदू फ्रॉम मुस्लिम, उनको हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं दिखता, सेल्फ तो सिर्फ आपके अंदर है और उसको समझो, उसको पहचानो। तो ये उस वक्त की सोचिए कविताएं हैं जब 1200-1300 AD के टाइम जो भारत था और कश्मीर था, और तो इनकी फ़िलासफ़ी बड़ी मिक्स्ड है, मतलब कश्मीर शैविज़म भी आपको मिल जाएगा और सूफ़ीज़म भी मिल जाएगा और थोड़ा वेदांत के प्रिंसिपल भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये इतना टफ नहीं है क्योंकि ये शुरू में इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से रंजीत जी ने समझाया, पूरी भूमिका रच दी है कि ये किस समय की बात हो रही है और उस वक्त क्या क्या फ़िलासफ़ीज़ इंडिया में पनप रही थी। और ये जो पोएम्स हैं ये कुछ शायद 100-150 पोएम्स, हाँ 146 पोएम्स इन्होंने ट्रांसलेट किए हैं। तो उसमें भी अब कहाँ से वो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स आए और ये देखिए इसमें क्या क्या शामिल है, कश्मीर शैविज़म, तंत्र, योग, योगाचार, थॉट्स, मतलब बुद्धिज़्म भी है। तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन 4-4 लाइनों में बहुत अच्छे से पिरोया है। और हाँ, तो इसमें ये भी वो कहते हैं कि हो सकता है, ये इनका कहना है कि जो लल्लेश्वरी हैं, जो लल्ला हैं, वो शायद कोई एक पर्सन नहीं, वो एक प्रथा ही थी एक तरीके से, और कई पोएम्स जो हैं वो शायद उनको उनके नाम पे एक तरीके से आगे फॉरवर्ड कर दी गई, जो उस स्टाइल की पोएम्स थी उनके स्टाइल में। कोई ओरिजिनल लल्ला रही होंगी शायद और पहले। तो ये एक जस्ट स्पेकुलेशन है, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता कितना हिस्टोरिकली ये सही है, बट हाँ कंसिस्टेंसी तो ज़रूर आपको मिल जाएगी कि कहाँ शिव की बात हो रही है, कहाँ ये खुद की बात कर रही हैं। और ये देखिए इन्होंने जैसे कि मेरे मास्टर ने मुझे बस एक ही रूल दिया था कि बाहर, मतलब सुपरफिशियल चीज़ों से बचो, बाहर की चीज़ों से छोड़ के अंदर की चीज़ों को पर ध्यान दो। और तो फ्रॉम दैट डे आई हैव डांस नेकेड। तो बहुत ही एकदम रॉ प्रोवोकिंग। ये देखिए, हाँ ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये वाला लाइन 93rd पोएम, लेट देम हर्ल 1000 कर्सेज एट मी, पेन फाइंड्स नो परचेज इन माई हार्ट, आई बिलोंग टू शिवा, कैन अ स्कैटर ऑफ एशेज रूइन अ मिरर। वो तो चमकता है, ये चीज़ इन्होंने शायद शुरू में समझाई थी क्योंकि उस वक्त का मिरर जो है वो मेटल का बेसिकली होता था। तो ऐश से आप बेसिकली मेटल या मिरर साफ़ कर देते थे। तो ये कितना उन्होंने सोची कितना दर्द होगा इस चीज़ के पीछे। दर्द नहीं होगा वैसे, क्योंकि भाई सूफ़ी लोग हैं तो इस चीज़ के परे होंगे, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो पाथ उन्होंने लाइफ में लिया। तो बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत आई थिंक कम लोगों को पता है ये वाली लल्लेश्वरी की पोएम्स। और ट्रांसलेशन तो इनका बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ये वाली कि दे लैश मी विद इंसल्ट्स, सेरेनेड मी विद द कर्सेस, देयर बार्किंग मीन्स नथिंग टू मी। ये सोचिए उनका भौंकना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट आप भाव समझिए इसका। इवन इफ दे कम विद सोल फ्लावर्स टू ऑफर, आई कुडंट केयर लेस, अनटच्ड आई मूव ऑन। तो ये सब गाली गलौच बेसिकली जो उनको सहना पड़ा होगा, मार काट भी सहनी पड़ी होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि बुक में शुरू में समझाया भी है कि भाई बड़ा मुश्किल उस वक्त समय रहा होगा और कईयों ने बोला होगा कि भाई क्यों घर बार छोड़ के जा रही हो, और बट इन्होंने ठान लिया तो ठान लिया। तो बहुत ही अच्छी पोएम्स हैं। तो इसका पॉइंट मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा था कि ये पोएम्स जो हैं, ये देखिए मैंने पूरी लिस्ट भी बनाई थी कौन कौन सी। मैं शुरू किया था कि अच्छा मुझे लगा कि भाई 146 में से कुछ ही पोएम्स मुझे अच्छी लगेंगी, बट मुझे ऑलमोस्ट सारी ही अच्छी लगी, तो इसका कोई पॉइंट हुआ नहीं वैसे। हाँ, मुझे शायद वो लिखनी चाहिए थी जो मुझे पसंद या मुझे समझ नहीं आई। पसंद तो बात अलग है। कई पोएम्स हैं शायद मेरे भी मतलब सर के ऊपर से ही चली गई कि इसमें शायद ज़्यादा ही डीप कुछ बात हो गई है, बट ज़्यादातर आपको समझ में आ जाएंगी। और उसका श्रेय जाता है इन्हीं को, रंजीत जी को, क्योंकि उन्होंने भूमिका बहुत अच्छे से बनाई और पीछे नोट्स भी बनाए हैं बहुत अच्छे से एक एक पोएम के बारे में। जो आपको जानना है उसके बारे में
हालांकि ये नोट्स मैंने रेफ़र नहीं किए थे, मैंने बस क्योंकि मैं पढ़ना शुरू किया और एक के बाद एक जो जब समझ आती रही तो फिर मैं रुक नहीं पाया, मैंने एक ही दिन में ये ख़त्म कर दी थी। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग भी ये पढ़िए, लल्ला लल्लेश्वरी, और बताइए आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू।